सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा आज आपके समक्ष जो पाठ लेकर के आया हूँ बहुत ही रोचक और आकर्षक पाठ है। वैसे तो देखा जाए तो यह है एक तरीके से संस्मरणात्मक जो यात्रा वृत्तांत है उसकी श्रेणी में इस पाठ को रखा गया है। और आप जानते हैं कि इस पाठ के जो लेखक है मोहन राकेश, उन्होंने जीवन में अनेक क्षेत्रों की यात्राएं की और अपने जो अनुभव है वह सबके सामने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रकट किए। और उन रचनाओं को पढ़ने पर ऐसा लगता है, प्रत्येक नागरिक जो भी उन रचनाओं को पढ़ता है तो ऐसा लगता है जैसे वह उस स्थान में ही घूम रहे हो जिस स्थान का उन्होंने वर्णन किया हो। तो ऐसे महानतम जो लेखक है मोहन राकेश के जीवन का हम संक्षिप्त परिचय पहले जान लेते हैं। कि देखिए बालकों कि मोहन राकेश यात्रा वृत्तांत के क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध नाम है। और ऐसे महानतम लेखक का जन्म सन 8 जनवरी 1925 ईस्वी को अमृतसर जो कि पंजाब में आता है। कई बार यहाँ भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनका जन्म स्थान कौन सा है, क्योंकि अभी इस काल में हो सकता है कि कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जाए तो उसके अंतर्गत हमको ये भी ध्यान रखना है कि अमृतसर पंजाब के अंतर्गत इनका जन्म हुआ है। इन्होंने अपने जीवन में कई श्रेष्ठ रचनाएं लिखी और उन श्रेष्ठ रचनाओं की बात की जाए तो दो रचनाएं जिनकी ऐसी रही है जिनके लिए इनको साहित्यिक जो संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिला वह है एक तो आषाढ़ का एक दिन और दूसरी रचना है आधे अधूरे। ये नाटक है। इस नाटक के लिए उनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके अलावा कई वर्षों तक इन्होंने सारिका नामक जो पत्रिका संपादित होती है हिंदी की, उस पत्रिका का संपादन का कार्य भी इन्होंने किया। ऐसे महानतम लेखक का जन्म निधन सन 3 दिसंबर सन 1972 ईस्वी में हुआ। तो ये तो हमने इसके लेखक की संक्षिप्त परिचय जाना। आइए अब हम पाठ प्रारंभ करते हैं। तो पाठ का नाम है आखिरी चट्टान। और इस आखिरी चट्टान जो पाठ है यह एक यात्रा वृत्तांत है। और यात्रा का नाम सुनते ही हम सबके मन में कहीं न कहीं उत्कंठा, जानने की इच्छा, जिज्ञासा, ये सब बातें हमारे मन में स्वतः ही आ जाती है। तो लेखक ने भी कुछ स्थान की ऐसे सुरम्य स्थान की यात्रा की जिन्होंने उसका वर्णन अपनी कलम के माध्यम से एक तरीके से सजीव चित्रण हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। हमने कई बार सुना होगा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा भारत फैला हुआ है। तो कन्याकुमारी जो क्षेत्र है वह सुरम्य स्थानों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और सुरम्य नहीं, विशेष रूप से सूर्यास्त और सूर्योदय इनके दृश्य अगर कहीं देखने हो तो सबसे अच्छा स्थान है कन्याकुमारी। तो यहाँ पर भी लिखा गया है, जैसे पाठ पहले बता दें यात्रा किस समय की है। दिसंबर 1952 से फरवरी 1953 के बीच में उन्होंने कवि ने, इस पाठ के लेखक ने गोवा से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। तो कन्याकुमारी के जो बात है विशेष कि सुनहरे सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि इसको कहा जाता है। कन्याकुमारी को क्या कहा जाता है? सुनहरे सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि भी कहा जाता है। इस तरीके का एक प्रश्न भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि कन्याकुमारी की विशेषता क्या है या सुनहरे सूर्योदय की भूमि किसे कहा जाता है। तो हमारा उत्तर अपने आप आ जाना चाहिए कि कन्याकुमारी को कहा जाता है। ठीक है। और अगर सूर्यास्त की भूमि का पूछा जाए तो भी अब कन्याकुमारी ही उत्तर देगी। यहां तक आप उत्तर दे सकते हैं आसानी से। अब देखिए आगे, अब क्या हुआ कि लेखक उस सूर्यास्त के दृश्य को देखने के लिए और उस सुरम्य दृश्य को अपने मन में स्थित करने के लिए कहाँ पर पहुंचे? कन्याकुमारी। अब कन्याकुमारी में टैंक होटल के सामने आगे जो बना हुआ मैदान है उस टैंक के बाएं तरफ उन्होंने देखा कि समुद्र के अंदर से उभरी स्याही चट्टानों में से एक पर खड़ा होकर के, अब समुद्र के बीच में उभरी स्याही चट्टान का मतलब होता है स्याही के रंग जैसी। स्याही का रंग कैसा होता है? काला। तो स्याही के जैसे रंग वाली एक चट्टान पे खड़े हो गए और वहां से वह सूर्यास्त का दृश्य देखने के लिए, उद्देश्य तो यही था कि सूर्यास्त का दृश्य देख लेंगे। और चट्टान कहाँ पर थी, वो स्थान कहाँ पर था? वह चट्टान जिस जगह थी
ये मानो तीन जो ये खड़ा होकर के देर तक भारत के स्थल के आखिरी चट्टान को देखता रहा, जो कि अब देखो विशेष बात जो रखती है वो चट्टान कहाँ पर स्थित थी, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, इन तीनों का जो संगम स्थल है, उस संगम स्थल पर बनी हुई एक चट्टान, उस पर खड़े होकर के लेखक किसके दृश्य को देखना चाह रहे थे, सूर्यास्त के दृश्य को। उन्होंने सोचा यहाँ पर खड़े होकर देखूंगा तो सूर्यास्त भली प्रकार से दिख जाएगा, ऐसा सोच करके वो वहां पर खड़े हो गए। अब एक तरीके से वो चट्टान इसलिए भी प्रसिद्ध है कि स्वामी विवेकानंद का नाम सुना होगा आपने, और स्वामी विवेकानंद ने एक तरीके से समाधि जो स्थल बनाया था, जिन्होंने समाधि ली थी या अपनी तपस्या की थी, वह स्थान भी वह चट्टान ही है। इसलिए वो लेखक उस स्थान पर जाकर के अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मैं मानो बहुत ही अच्छी जगह पर आ पहुंचा हूं, और यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की समाधि भी है। तो स्वामी विवेकानंद ने यह समाधि का मतलब समाधि ली है, स्वामी विवेकानंद ने इसी स्थान पर समाधि की है, समाधि ली है, और वहां से उस चट्टान पर खड़े होकर क्या देख रहे हैं, दूर दूर तक जहां तक नजर जाती है उन नजरों में देखा कि क्षितिज, क्षितिज अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम भी है, और क्षितिज से तात्पर्य क्या होता है कि जहां पर धरती और आकाश जैसे मिलन का दृश्य हमको नजर आ जाए, जैसे दूर दूर तक हम देखते हैं, और दूर तक देखने के बाद में लगता है कि अंतिम छोर पर जहां दृश्य दिखा देता है कि वहां पर धरती और आकाश एक दूसरे से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, तो उस बात को क्या बोलेंगे हम, क्षितिज। तो ऐसे उस चट्टान पर खड़े होकर के देख रहे थे क्षितिज तक, जहां तक दृश्य जा रहा था पानी पानी नजर आ रहा था चारों तरफ। दूसरी तरफ पूर्व की तरफ घूमे, चाहे पश्चिम की तरफ घूमे, उत्तर की दक्षिण कोई सी दिशा में चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा था, और उसके मध्य में वो चट्टान पर खड़े हुए थे। कौन, लेखक। अब थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, उस दृश्य को देखकर लेखक पहले अपने आप को ये भूल ही गया कि मैं हूं। ये पंक्ति आई है इस पाठ में कि मैं हूं, इस बात को बिल्कुल ही भूल चुके थे। उन्होंने देखा कि मैं तो वास्तव में ऐसे स्थान पर, अलौकिक स्थान पर आ पहुंचा हूं जहां सब कुछ सुरम्य वातावरण हो, और ऐसे दृश्य को देखकर काफी अभिभूत हो रहे थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो दर्शक है या कोई व्यक्ति है, कौन है वो, मतलब पूरी तरह से भावुक होकर के उसमें तन्मयता के साथ उसमें लीन हो गए थे, उस दृश्य में। पानी की बढ़ती मात्रा, अब क्या हुआ अचानक, कहां पर खड़े हुए थे, दृश्य को देखने के लिए आपने देखा कि चारों तरफ पानी पानी, और बीच चट्टान पर वो लेखक खड़े हुए। अब अचानक पानी की मात्रा बढ़ने लगी, पानी की मात्रा बढ़ने लगी तो क्या दुविधा हो गई, सबसे बड़ी वो दुविधा ये हो गई कि पानी की मात्रा बढ़ते देख करके लेखक के मन में हल्की सी घबराहट पैदा हो गई। घबराहट पैदा हो गई कि पानी बढ़ता जा रहा है, और बढ़ते बढ़ते अगर ये पानी की मात्रा बढ़ गई तो मैं पहुंचूंगा कैसे। तो इस तरह की बात को सोच करके कुछ थोड़ी बहुत घबराहट हो गई, और उसी बात को देख करके उन्होंने क्या किया, तुरंत स्थिति को भांपते हुए एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर छलांग लगाई, दूसरी से तीसरी पे, तीसरी से चौथी पे, इस प्रकार चट्टान पर छलांग लगाते लगाते कूदते कूदते वह किनारे पर पहुंच गए। अब किनारे पर पहुंच गए और अपने आप को थोड़ी सुखानुभूति उनको हुई कि चलो दृश्य देख गया। अब वहीं से एक बात और देखने को मिली कि सूर्यास्त के दृश्य को देखने की लालसा, मन में एक जो भावना थी कि कहीं न कहीं मुझे सूर्यास्त के दृश्य को देखना है और नजदीक से देखना है, ये सब बातें उनके मन में चल रही थी। तो उस दृश्य को देखने की लालसा ऐसी पनप रही थी कि उसी समय वहां पर उस मिशनरी युवतियां होती है जो ईसाई धर्म की जो अनुयायी होती है, और आपने देखा होगा ईसाई धर्म की जो अनुयायी युवतियां होती है, मिशनरियां होती है, वो सफेद कपड़े पहनती है। तो वो सफेद कपड़े पहनी हुई कुछ युवतियां मोक्ष के बारे में चर्चा करते हुए जा रही थी। लेखक ने सोचा चलो मैं भी इस मोक्ष का रहस्य जान लेता हूं, तो इसी लालसा में वह उनके साथ चल दिए। मोक्ष की बातें हो रही थी,
मोक्ष की बातों को बड़े ध्यान से लेखक मौन राकेश सुनते हुए जा रहे थे और जाते जाते पूरी बात होती इसके पहले ही वह कहाँ पर पहुंच गए, सैंड हिल पर पहुंच गए। सैंड हिल उस स्थान से सूर्यास्त का दृश्य बहुत ही आसानी से और बहुत सुंदर दृश्य वहां पर दिखाई दे रहा था। और देखो एक अद्भुत दृश्य और दिखा कि उन मिशनरियों के लबादे अर्थात वस्त्र किस प्रकार के थे, सफेद, और उन सफेद वस्त्रों पर सूर्यास्त के समय सूर्य किरणें कैसी होती है, स्वर्णिम। वो स्वर्णिम किरणों की जो आभा है वह उस दृश्य को और भी सुंदर बना रही थी। तो एक बात हो रही, सैंड के सामने सूर्यास्त के दृश्य को देखने के लिए एक टीले से दूसरे टीले पर जाना। अब एक बात हो रही कि सूर्यास्त के, फिर वही बात आ गई कि सूर्यास्त को देखना था। रेत बिल्कुल ऐसी नजर आ रही थी स्वर्णिम किरणों की तरह, हल्की जो स्वर्णिम किरणें रेत में पड़ रही थी तो पीली रेत की भांति नजर आ रही थी। तो लेखक ने सोचा कि क्यों न मैं सुंदर दृश्य देखा जाए, इस सूर्यास्त का दृश्य और नजदीक से देखा जाए। तो एक टीले पर गए, वहां से लगा उनको अगर मैं उस टीले पर जाकर के देखूंगा तो दृश्य और भी सुंदर नजर आएगा। तो ऐसा सोच करके लेखक दूसरे टीले पर पहुंचे। दूसरे टीले पर पहुंचते ही लगा और पास में जाकर के देख सकता हूं। तो इस प्रकार वो जाते हुए वो आगे आगे टीले पार करते हुए और सूर्यास्त के दृश्य को देखा। और उनको जब लगा कि सूर्यास्त का दृश्य बड़ा ही अद्भुत है, अनुपम है, और उस समय जिस समय जहाँ पर लेखक खड़े हुए हैं वहाँ पर उनके आसपास कोई व्यक्ति भी नहीं है, और रेत पर जिस प्रकार गए तो पैरों के निशान भी नजर नहीं आ रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि कोई व्यक्ति उस स्थान पर नहीं है, लेकिन मन में एक लालसा थी कि स्वर्णिम दृश्य इस सूर्यास्त के को मैं बहुत ही नज़दीक से देखूं। इसी लालसा में वह टीले से टीले पार करते हुए और अंतिम छोर तक वहाँ पहुँच जाते हैं और उस सूर्यास्त के दृश्य को देखते हैं। अब सूर्यास्त के दृश्य में उन्होंने क्या देखा, क्या नहीं देखा, क्या क्या समस्याएं आई, क्या क्या बाधाएं आई, ये तो हम अगले भाग में पढ़ेंगे ही। अब इसके साथ साथ अब इस पाठ से संबंधित मान लो कोई सप्रसंग व्याख्या अगर हमसे पूछी जाए तो हमको किस प्रकार लिखनी है। सप्रसंग व्याख्या भी हमसे परीक्षा में पूछी जाती है, तो सप्रसंग व्याख्या के लिए हम किस प्रकार व्याख्या करें वो भी मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। उसके पहले ये जो बोर्ड पर लिखी हुई सामग्री है इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकांशतः प्रश्न इस भाग में से मिल जाते हैं। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स है, इनको आप तैयार करें और एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं व्याख्या बता सकूं। ठीक है, अब देखिए, अब इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं। तो व्याख्या के लिए अब हमको व्याख्या के लिए क्या करना है कि पहले प्रसंग लिखना होता है। तो यहाँ पर प्रसंग लिखने के लिए मैं यहाँ पर इस भाग को कुछ मिटा रहा हूं, इसको थोड़ा सा मिटा दिया ताकि अपन प्रसंग लिख सके। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अब यहाँ पर मैं प्रसंग लिखने जा रहा हूं, उस प्रसंग को भी आप ध्यान से समझिए और उसी तरीके से हमारी परीक्षाओं में जब व्याख्या पूछते हैं तो हमको उसी प्रकार से लिखनी है। तो पहला बिंदु हम लिखना है प्रसंग। पहला बिंदु हमको क्या लिखना है, प्रसंग। प्रसंग के पश्चात उस पंक्ति को खाली छोड़ना है, जिस पंक्ति में हमने प्रसंग लिखा है उसको खाली छोड़ना है, और उसके नीचे की पंक्ति में जैसे लिखा हमने प्रस्तुत पद्यांश। अब देखो पद्यांश कविता वाला होता है, इसलिए यहां पर क्या है, ये गद्यांश है। अगर मान लो सप्रसंग व्याख्या के लिए पूछेंगे तो क्या लिखेंगे, गद्यांश। और गद्यांश में भी जो अनुस्वार लगेगा वो ध के ऊपर लगता है। हमारी पाठ्य पुस्तक अब पाठ्य पुस्तक का नाम लिखना है आपको, क्षितिज। और जब क्षितिज नाम लिख दिया तो इसको एक उद्धरण चिन्ह में बंद कर देना है ताकि स्पष्ट
दिख जाए कि हमने सही पहचाना है। के अंतर्गत। अब इसके लेखक कौन है उसका नाम लिखेंगे हम, मोहन राकेश द्वारा रचित। अब मोहन राकेश द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत, क्या नाम है इसका? यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत का नाम लिखिए तो क्या नाम है? आखिरी चट्टान नामक शीर्षक से अवतरित है। या आप लिख सकते हैं डायरेक्ट मोहन राकेश द्वारा रचित आखिरी चट्टान नामक यात्रा वृत्तांत से अवतरित है। कुछ भी हम लिख सकते हैं, आगे लिखो पीछे लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। शीर्षक से अवतरित है। इसमें लेखक ने सूर्यास्त का बहुत ही मनोहारी का मतलब मन का हरण करने वाला मनोहारी चित्रण किया है। ठीक है। व्याख्या भी जिस प्रकार मैंने समझाई है उस प्रकार हमको व्याख्या लिखी देनी है। व्याख्या ध्यान रखना कि 4 पंक्ति की अगर व्याख्या आती है, 8 पंक्ति लिखी हुई है तो 8 पंक्ति का मतलब है हमको उसको विस्तार से कम उसकी दुगनी तो कर दे व्याख्या बताते समय। अब व्याख्या के बाद में विशेष जो बिंदु है उस स्थान पर लिखना हमको विशेष। तो यहाँ पर जगह कम पड़ जाएगी इसलिए मैं विशेष इधर लिख देता हूँ। तो विशेष के अंतर्गत हमको पहले बिंदु लिखने हैं, जैसे नंबर 1 डाल दिया कि भाषा सरल सुबोध व बोधगम्य है। ठीक है, ये विशेष नंबर 1 हो गया। दूसरा विशेष लिखेंगे हम। देखो इस दूसरे विशेष में क्या लिखते हैं कि इस दृश्य को देखने के बाद में हमको इस पाठ को पढ़ने के बाद में, इस भाग को पढ़ने के बाद में क्या कोई हमको संधियुक्त शब्द दिखा, समासयुक्त दिखा, उपसर्ग प्रत्ययुक्त दिखाओ, कोई भी व्याकरण से संबंधित सामासिक पद दिखाओ। अगर कोई ऐसा दिख रहा है तो हम उस विशेष को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अभी ये मिटाया था, इसमें उपसर्ग युक्त शब्दावली का प्रयोग किया गया। उपसर्ग एवं प्रत्ययुक्त शब्दावली का प्रयोग ये भी हमने कर दिया। ठीक है। अब इसके बाद में एक बात आपने देखी होगी, जैसे जैसे पाठ का वर्णन हम कर रहे हैं तो कहीं न कहीं हमारे मन मस्तिष्क में वो चित्र उभरता जा रहा है। तो उभरता जा रहा है तो एक तरीके से हम कह सकते हैं चित्रात्मक शैली भी हम लिख सकते हैं। अब दूसरी बात जो इस गद्यांश में बताई गई है वो भी हम एक विशेष लिख सकते हैं। कौन सा? कि सूर्यास्त के दृश्य का बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ है। ठीक है। इस प्रकार हम प्रसंग, व्याख्या और विशेष भी लिख देंगे और हमारा जो ये पहला भाग है ये तो समाप्त होता ही है। और आशा करता हूँ कि आपके ये भाग भली प्रकार समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स अपने पास है ही, उसमें लिख करके पूछ सकते हैं। अब अगले भाग में आपसे समय पर मुलाकात हो जाए इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।